हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। नेक्स्ट टॉपिक इन द सीरीज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। द टॉपिक इज़ ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है पीरियोडिसिटी के बारे में। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी, आप पीरियोडिक मोशन पढ़कर आए हो अपनी जूनियर क्लासेस में। उसमें क्या होता है, एक रेगुलर चेंज आ रहा है या फिर एक रेगुलर मोशन रिपीट हो रहा है आफ्टर सम पीरियड। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये भी कुछ करती हैं, एक रेगुलर ग्रेडेशन दिखाती हैं जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। The properties which are directly related to, first of all, electronic configuration of elements, and which show a regular gradation when we move from left to right in a period and from top to bottom in a group are called as periodic properties. जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, इसीलिए हम इस टॉपिक से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीख लेते हैं। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है हमारे इस टॉपिक में वो है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस के बारे में काफ़ी हम जानते हैं लास्ट क्लास से। आप 10th क्लास में एटॉमिक रेडियस का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं, स्टिल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ द वैलेंस शेल। जहाँ तक वैलेंस शेल है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं एक एटम का। There are 3 types of atomic radii. First is the covalent radii, second is the van der Waals radii, and third is the metallic radii. When we talk about covalent radii, what is covalent radii? वो वाला radii जो कि covalently bonded atoms के बीच हम नापेंगे उसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। अब उसको मेजर कैसे करेंगे? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आप यहाँ देखो, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमारा कोवेलेंटली बॉन्डेड है। कोवेलेंटली मीन्स एक ओवरलैप आ रहा है। ये सेंटर में आप देख सकते हो एक ओवरलैप आ रहा है ये। तो जब ओवरलैप आ जाता है तो क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल एक एटम का डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। आप देख सकते हो इसको। तो आप ये देखोगे दोनों के सेंटर्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो है 74 पिकोमीटर्स। तो कोवेलेंट रेडियस अगर हम एक हाइड्रोजन एटम का निकालेंगे, वी विल डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 37 पिकोमीटर्स। सिमिलरली फॉर क्लोरीन, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज 198 पिकोमीटर्स and covalent radius of chlorine atom will be half of it, that is 99 picometers. अब एक नोट है जो आपको नोट डाउन करना चाहिए। The covalent radii are always shorter than the atomic radii in the uncombined state of atoms because the covalent bond is found by the overlap of atomic orbitals and the overlapped region becomes common between the two atoms। जो ये बात मैंने आपको इससे पहले बताई थी। तो इसलिए नॉर्मल एटॉमिक रेडियाई से हमारा कोवेलेंट रेडियाई छोटा होगा। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है हमारा van der Waals रेडियाई। van der Waals रेडियाई कौन सा होता है? van der Waals रेडियाई है वो जो हम मेजर करेंगे 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच, जैसे कि हमारी नोबल गैसेज होती हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स is called van der Waals radii. Example in noble gases, ये देखो आप, ये एक हम नोबल गैस ले लेते हैं, कोई सी भी नोबल गैस, आप हीलियम की बात कर लो। ये एक एटम है हीलियम का, ये दूसरा है और वो दूर दूर हैं क्योंकि वो ऐसे बॉन्डिंग कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहते। तो इनके बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसका अगर आप हाफ कर दोगे तो वो van der Waals रेडियाई हो जाएगा।
अब आप ये देख सकते हो कि जो वंडरवॉल्स रेडिया हैं वो एक कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, दूर दूर हैं, इसीलिए वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनके अंदर. सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर मच लार्जर for atoms held together by van der Waals forces than for atoms bonded covalently. Therefore, van der Waals radii are greater than the covalent radii. कोवलेंट रेडियाई में क्या हो रहा था, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा था, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस छोटा हो रहा था. इसके अंदर क्या हो रहा है, जुड़े हुए भी नहीं है पर जुड़े से दूर हैं, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ज़्यादा होगा. जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है हमारा मेटालिक रेडियाई. इट इज़ टेकन एज half of the internuclear distance between the two neighboring atoms. अब इसकी बात करेंगे two neighboring atoms in a metallic lattice. metallic lattice में देखो हमारे जो atoms होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं अरेंज, एक के साथ एक बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, ना ही वंडर वॉल्स की तरह दूर दूर होते हैं, ना ही कोवलेंट वाले की तरह ओवरलैप्ड होते हैं. तो मेटालिक रेडियस हमारा कहीं इन दोनों के बीच लाई करेगा. अब मेटालिक लैटिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? The closed packing of metal atoms is known as metallic lattice, in which large number of atoms are held together by means of metallic bond. एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर का. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन मेटालिक कॉपर विल बी या इज 256 पिकोमीटर्स. तो मेटालिक रेडियस विल बी हाफ ऑफ इट, दैट इज 128 पिकोमीटर्स. तीनों रेडियाई की डेफिनेशन और उनके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम एक ट्रेंड ये फाइनल कर सकते हैं कि वंडर वॉल्स रेडियस इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल. आफ्टर दैट कम्स द मेटालिक रेडियस एंड दी सबसे छोटा कौन सा होगा, हमारा कोवलेंट रेडियस, क्योंकि इस पर ओवरलैपिंग हो रही है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं. ये तब हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस के बारे में. एटॉमिक रेडियस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. एक इसी में एक टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगी, वो था कि देयर वर सम डिफ़िकल्टीज़ इन डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम. उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए आप. पहला तो यही, सबसे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है. एक 3D प्लेन है लेकिन कोई हमारी शार्प बाउंड्री नहीं है, जिसके लिए हम एक एग्जैक्ट मेजरमेंट स्केल यूज़ करके हम एग्जैक्ट बाउंड्री से एटॉमिक रेडियाई को नाप सकें. तो पहला यही है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द न्यूक्लियस डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री. सेकेंड जो डिफ़िकल्टी आई, दैट वाज इट वाज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम टू डिटरमिन इट्स रेडियस, एक्सेप्शन इन केस ऑफ नोबल गैसेस. बाकी कहीं पे भी आपको अनबॉन्ड कंबाइंड फॉर्म में कोई एलिमेंट मुश्किल ही मिलेगा, तो आप सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते. थर्ड इज़ द साइज ऑफ एटम ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन बॉन्डेड स्टेट टू अनदर. जब डिफरेंट बॉन्डिंग स्टेट्स आती हैं, कोवलेंट देख लो आप या फिर नॉर्मल एटम मेटालिक रेडियाई आप देख लो. मेटालिक लैटिस में जब हम बात करेंगे तो हमारे जो एटॉमिक रेडियाई हैं वो हम नहीं एग्जैक्टली नाप पाते, क्योंकि साइज़ का एटम का साइज़ डिफ़र हो जाता है. तो इसीलिए एटॉमिक रेडियाई कैन ओनली बी डिटरमिन्ड एज इफेक्टिव साइज ऑफ एन एटम इन अ गिवन बॉन्डिंग सिचुएशन. Next, after studying about the atomic radius, the types of it, and what all were the difficulties in measuring exact atomic radii were, next topic जो हमको पढ़ना है वो है trends in atomic radii. जब हम किसी भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दो तरीके से हम उसको पढ़ेंगे, the changes from left to right एंड द चेंजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी ग्रुप में तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ये तो आपको पता ही है. जैसे आप ऊपर से नीचे की बात करो, ये आप अपना फर्स्ट ये ग्रुप ले लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम. आप एटॉमिक नंबर्स पता है हमें इनके, एटॉमिक नंबर 1, 3, 11 एंड 19. जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी 1, लिथियम इज़ 2, 1,
सोडियम इज़ 281 एंड पोटेशियम इज़ 2881। आप देख सकते हो ऊपर से नीचे आते हुए एक एक शेल इंक्रीज़ हो रहा है। पहले में 1 थे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एक एक शेल इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे शेल इंक्रीज़ हो रहा है तो जो हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है अगर, तो एक एक शेल इंक्रीज़ होता जा रहा है, एक एक शेल इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जो हमारा डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लेके इस शेल का, फिर न्यूक्लियस से लेके इस शेल का, फिर न्यूक्लियस से लेके इस शेल का, ये बढ़ता जा रहा है। तो जब डिस्टेंस ही बढ़ता जाएगा तो हमारा एटॉमिक साइज़ भी बढ़ता जाएगा। आप कह सकते हो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ वाई एटॉमिक साइज इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. As the number of shells are increasing, so the distance between the nucleus and the valence shell will increase and the effective nuclear charge will decrease. What is effective nuclear charge? Effective nuclear charge is the net positive charge experienced by valence electrons. यानी जब हम बात करेंगे, अगर ये है हमारा शेल नंबर 1, देन 2 एंड देन 3, जब हम शेल नंबर 1 में होंगे तो फिर हमारा इफेक्ट न्यूक्लियर का जो फोर्स होगा, न्यूक्लियर का जो पावर होगी, फर्स्ट शेल में ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ठीक है, फर्स्ट शेल में, और यहाँ थर्ड शेल में, तो फर्स्ट शेल में ज़्यादा होगी पावर न्यूक्लियस की या फिर थर्ड शेल में होगी। फर्स्ट शेल बिल्कुल पास है तो जो न्यूक्लियस की ज़्यादा पावर लगेगी उसके ऊपर, और जो थर्ड शेल है वो थोड़ा दूर है तो उस पर थोड़ा सा पावर कम हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे जैसे शेल बढ़ता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। और जब भी हमारा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा हमारा एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा। ये हम आगे अभी देखेंगे कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज़ में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। So this was about the group trend. Next, talking about the period trend, atomic size decreases from left to right along a period. जब हम एक पीरियड में चलते हैं, जैसे चल रहे हैं हम यहाँ लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. The electronic configurations are 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. आप देख सकते हो सेम शेल, एक ही हमारा वैलेंस शेल है, एक ही हमारा वैलेंस शेल है, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, 1 फिर 2 +1 होता जा रहा है उसी आखिरी शेल में। शेल नहीं बढ़ रहे हमारे, लेकिन हर एक स्टेप पे एक एक इलेक्ट्रॉन सेम शेल में डाला जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि लिथियम में जब उसी न्यूक्लियस को, सेम न्यूक्लियस है हमारा, उसको कितने इलेक्ट्रॉन पे अपना कंट्रोल दिखाना है, 1 इलेक्ट्रॉन पे, और वहीं फ्लोरीन को सेम न्यूक्लियस है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स पे दिखाना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स पे। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप ये देख लो कि उसी शेल में बढ़ रहे हैं, आप अपना हाथ लो, आप एक बॉल पकड़ोगे, फिर दूसरी बॉल पकड़ो, उसमें 3 बॉल पकड़ो, फिर 4 बॉल पकड़ो, ऐसे आप टेनिस बॉल्स देखते हैं हम, छोटी बॉल होती हैं, आपके हाथ में आ सकती हैं 4, लेकिन वहीं आप 4 से 5 जब पकड़ने जाओगे, आप ये देखोगे एक को पकड़ना वॉज वेरी ईजी, जब आपने 2 पकड़ी तो आपको थोड़ा सा और प्रेशर लगाना पड़ा, फिर आप 3 पकड़ोगे तो और प्रेशर लगेगा, 4 पकड़ोगे तो और, इसी तरह 5 या आगे जितनी भी आप अकोमोडेट कर सकते हो वो पकड़ोगे, तो आपको बिल्कुल बहुत टाइटली पकड़ना पड़ेगा। तो जब आप बहुत टाइटली पकड़ोगे तो मतलब आपका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने बहुत टाइटली पकड़ लिया तो जो आपका एटॉमिक साइज़ होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब आप उसको बहुत टाइटली पकड़ोगे, आप देखो पहले तो आपने बहुत लूज़ पकड़ा था, आप पकड़ के देखो अपने हाथ में बॉल, तो फिर जैसे जैसे आप बॉल बढ़ाओगे तो आपका हाथ का साइज़ कम होता चला जाएगा। इसी तरह आपके एटम्स के बीच एलिमेंट्स में होता है एक फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब हम लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में लास्ट शेल में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस के लिए वो 7 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है उसका। तो जब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो हमारा एटॉमिक साइज़ कम हो जाएगा।
As the electrons are added to the same shell on the each successive step, which increase force of attraction between the nucleus and the valence electrons as effective nuclear charge increases. These were the trends from top to bottom in a group and from left to right along a period. ये थी हमारे नॉर्मल एटम्स की बारी. अब हम बात करते हैं कुछ स्टेप्स. एक दो टॉपिक थे जो मेरे को आपको कराने थे, मैंने इसी में उसको इंट्रोड्यूस किया है. द फर्स्ट वन वाज द आयनिक रेडियाई. अब हम आयनिक रेडियाई की बात करेंगे. आयन सबको पता है कैसे बनते हैं. हमारे कैटायंस बनते हैं विद द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनायंस बनते हैं विद द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ये हम सब जानते हैं, है ना. जो मेटल्स होते हैं वो कैटायंस बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वे एनायंस बनाते हैं. आयनिक रेडियाई की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड. यहाँ हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की. जब आयनिक बॉन्ड में उस आयन का इन्फ्लुएंस जहाँ तक होगा वहाँ तक आप न्यूक्लियस से डिस्टेंस नापेंगे तो आपको मिलेगा आयनिक रेडियाई. कैटायंस की बात कर रहे थे हम, तो कैटायंस के केस में क्या होगा, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन. एज अ रिजल्ट electrons are more strongly attracted towards the nucleus. This causes decrease in the size of ion. कैटायंस में क्या होता है हमारा, देखो अगर हम बात करें एक एटम की, लिथियम की बात करते हैं. लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3, तो उसके प्रोटॉन्स कितने हो गए 3 और हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. जब हम लिथियम प्लस की बात करते हैं तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में था वो चला गया, तो यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 2. इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 2. जब ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं और कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ज़्यादा प्रेशर से पकड़ेंगे हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, इजीली पकड़ा जाएगा. तो क्या हो जाएगा, हमारा साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस से और हमारा साइज़ जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा. वहीं एनायंस की बात करते हैं. जब हम बात करेंगे उस किसी एनायन की, एनायन में आप ले लो, हम लेते हैं क्लोरीन. क्लोरीन वी हैव एटॉमिक नंबर 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17. जब हम एनायन बनाएंगे दैट इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cl माइनस हमारा हो जाएगा 70. एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यानी हमारे प्रोटॉन्स तो हो गए 17 लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया 18. तो यहाँ क्या होगा, ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, due to the gain of electron the effective nuclear charge per electron decreases and the electron cloud is less tightly held by the nucleus which causes increase in the size of the atom. क्लोरीन के केस में हमारे पास प्रोटॉन्स थे 17 और इलेक्ट्रॉन्स थे 18, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज़्यादा हो गए और प्रोटॉन्स कम हो गए. तो अगर हम ये बात करें कि जो न्यूक्लियर का चार्ज है यानी जो प्रोटॉन्स हैं हमारे 17, वो अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स में उसको बांटा जाए तो वो कम हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का कम हो गया. पहले 17 के 17 प्रोटॉन, 17 के 17 एक एक कर रहा था, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो जो है वो एक एक नहीं कर पाएगा और वो कम हो जाएगा. एक जो इलेक्ट्रॉन पे कम इफेक्ट लगेगा न्यूक्लियस का, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लूजली हेल्ड होगा और हमारा जो साइज़ है वो आयन का इंक्रीज़ हो जाएगा. तो एनायंस का साइज़ हमारा इंक्रीज़ होता है. इसी चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जांपल है. इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ बोरोन. बोरोन आप देखो, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, प्रोटॉन्स 5 एंड इलेक्ट्रॉन्स 5. जब वो एनायन बना रहा है तो प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, प्रोटॉन्स तो हमारे सेम ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. देखो
B-1 में इलेक्ट्रॉन हो गया 6 और B-2 में इलेक्ट्रॉन हो गया 7। वहीं अब कैटायन बना रहा है तो B+1 में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 और B+2 में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3। अब आप देखो, जो आप इधर से लेफ़्ट से राइट हम साइज़ देखेंगे तो कैसे बढ़ेगा। कैटायन का साइज़ छोटा होगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर कम इलेक्ट्रॉन्स पे अपना फोर्स लगा रहे हैं तो वो उनको बहुत टाइटली हेल्ड कर सकते हैं, है ना। आपका इन्फ्लुएंस अगर क्लास में आपका इन्फ्लुएंस जैसे आप हो, आपका ग्रुप है, ग्रुप में 3 जन 5 जन हैं या 6 जन हैं, आप बड़े हो, सेम एज के 5 हो और छोटी एज के 3 हैं, तो क्या होगा, आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा छोटों के ऊपर क्योंकि आपकी जो मेजॉरिटी होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ मेजॉरिटी हमारे प्रोटॉन्स की है तो वो इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ही अच्छे से रूल कर सकते हैं और फिर वो बहुत टाइटली उनको पकड़ लेंगे और साइज़ छोटा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आप देखो प्रोटॉन्स उतने ही रह गए लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। मेजॉरिटी किसकी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन्स की। तो वही जो उनको पकड़ने की वो जो हमने फोर्स था वो कम हो जाएगा, तो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी लूजली हेल्ड, जिसकी वजह से आपका साइज़ बढ़ जाएगा। तो एनायंस का साइज़ बड़ा होता है देन कैटायंस। जेड इफेक्टिव देखो यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जेड इफेक्टिव हमारा डिक्रीज़ कर रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो हमारा साइज़ विल इंक्रीज एज जेड इफेक्टिव इज इनवर्स रिलेशन टू द एटॉमिक साइज। This was all about the atomic ionic radii. The next in the series is isoelectronic species. ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है from the CBSE point of view as well as the higher competitive exams. Questions come from this topic usually repeated होते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना चाहिए। What are isoelectronic species? Iso means same. Electronic species means same electrons. The atoms or ions having same number of electrons are known as isoelectronic species. जो भी आप एनायंस भी हो सकते हैं, कैटायंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं उस सीरीज़ में, और वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए N3-, O2-, F-, Ne, Na+, Mg2+, Al3+. All these species, whether anions, whether cations or the single atom, are isoelectronic in nature because they have the same number of electrons, that is 10. The protons is different as the atomic number is different for all. We have 7 for nitrogen, 8 for oxygen, 9 for fluorine, and so on till aluminium 13. अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में साइज़ वेरिएशन की। तो आप देखो वही कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमारा आयनिक रेडियाई का था। आप देखो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। प्रोटॉन्स देखें, अगर हम नाइट्रोजन आयन में N3- में देर आर 7 प्रोटॉन्स, तो फॉर दी 7 प्रोटॉन्स it is easy or difficult. For the 7 it is difficult to hold 10. तो वो क्या करेगा, जो 7 प्रोटॉन्स हैं उनका 10 इलेक्ट्रॉन्स पे कम इम्पैक्ट रहेगा, तो वो लूजली हेल्ड होंगे। लूजली हेल्ड होने की वजह से हमारा एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा। तो एनायन है ये, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, एनायन का साइज़ बड़ा होता है। वहीं आप देखिए नियॉन की बात करते हैं। नियॉन का तो हमारा सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये है कि वो इतने इम्पैक्ट हैं कि 10 to 10 उसको टाइटली पकड़ेंगे, 10 के 10 इकट्ठा पकड़ लेंगे, 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को ईजिली पकड़ सकते हैं, तो साइज़ छोटा हो जाएगा। वहीं देखें अगर हम Al3+ को, प्रोटॉन्स कितने हैं 13, तो हमारा Z इफेक्टिव बढ़ गया, 13 प्रोटॉन्स हो गए और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, तो 13 प्रोटॉन्स की पावर ज़्यादा हो गई है, तो वो उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को और टाइटली पकड़ लेंगे और हमारा रेडियस और छोटा हो जाएगा। तो हमारा साइज़ ऑफ द कैटायन Al3+ विल बी स्मॉलेस्ट अमंग द सीरीज। Z effective is increasing from left to right, so the size will decrease, as we know that Z effective is inversely proportional to the atomic size. I hope ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। कंप्लीट वीडियो में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, आयनिक रेडियाई एंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियाई हमने डिस्कस किया।
आई होप यू लाइक द वीडियो. कोई भी क्वेश्चन आपको क्वेरी हो, यू कैन कमेंट in the comment box. For you to practice, I have two practice questions over here. Answer the questions in the comment box. I will give the solution in the next video. Thank you for watching.